वेलकम टू माय चैनल फ्लेक्सी एफएम। तो चलिए शुरू करें मासूम आरवी और विक्रम की कहानी का सफर। तो जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1। कहते हैं कुछ मुलाकातें इत्तेफाक नहीं होती, वो किस्मत की सबसे खामोश साजिश होती है। मुंबई की चमकती रोशनी के पीछे कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जहां जिंदगी सिर्फ एक सांस के फासले पर टिकी होती है। उसी रात 17 साल की एक लड़की दर्द और खून से लथपथ अपनी जिंदगी बचाने के लिए सांसों से भी तेज भाग रही होती है। वो भाग रही है उस साए से जो उसे फिर उसी दलदल में धकेल देना चाहता है जहां से लौटकर कोई नहीं आता। और तभी किस्मत उसकी राह में खड़ा कर देती है एक ऐसा शख्स जिसका दिल दूसरों की धड़कनें बचाता है, लेकिन अपनी तकलीफों को कभी महसूस नहीं होने देता। डॉक्टर विक्रम सिंघानी सिर्फ 28 साल की उम्र में इंडिया के सबसे कम उम्र के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, दौलत, शोहरत और रुतबे से घिरा हुआ, हजारों दिलों पर राज करने वाला ये आदमी आज पहली बार एक अनजान लड़की के दर्द से कांप उठा है। वो लड़की है आरवी, जिसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी है जिसे दर्द और खौफ ने बहुत पहले बड़ा कर दिया। ये मुलाकात मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारी से शुरू होगी। उम्र का फासला है, सोच का टकराव है और अतीत के ऐसे राज हैं जो इस रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं या बना भी सकते हैं। कौन है आरवी, किससे भाग रही है वो, और क्या एक रात दो बिल्कुल अलग जिंदगियों को हमेशा के लिए बांध सकती है? ये कहानी है दर्द, रहस्य, दर्द और पहली मुलाकात की, जहां हर सच के पीछे एक खौफनाक राज छुपा है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पहली मुलाकात। एक लड़की मुंबई की सड़कों पर रात के 11:30 बजे पर बेतहाशा भागे जा रही थी। उसकी उम्र यही कुछ 17-18 साल होगी। चेहरे पर खौफ साफ समझ आ रहा था। वो बार बार पीछे पलटकर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे पकड़कर फिर उस दलदल में ना ले जाए जहां से वो भाग कर आई थी। वो भागते भागते हाईवे पर पहुंच गई। उसने थोड़ी देर सांस ली, अगल बगल देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो फिर से भागना शुरू कर दिया। पर अचानक उसके चेहरे पर लाइट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, गाड़ी उसके एकदम करीब आकर रुकी और वो लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। गाड़ी में बैठे शख्स ने लास्ट मिनट पर ब्रेक लगाया। कुछ पल की शांति के बाद शख्स गाड़ी के बाहर आया। अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसकी हाइट कुछ 6 फुट 2 इंच के करीब होगी। कद काठी मजबूत, चौड़ा सीना, परफेक्ट बॉडी और दिखने में बेहद दिलकश। उम्र करीब 27-28 साल होगी। उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा था। वो लड़की के पास जाकर देखता है। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी और चेहरा बालों से ढका हुआ था। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वो समझ गया कि वो बेहोश हो गई है। शख्स ने उसे पलटा और अपने हाथों से उसकी बालों को पीछे किए तो उसे नजर आया लड़की का मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और गुलाबी होठ, जिन्हें देखकर लग रहा था कि न जाने कब से सूखे पड़े हैं। होठों के नीचे एक प्यारा सा तिल जो उसे बाकी सबसे अलग बना रहा था। उसके चेहरे से उसका दर्द, थकान और परेशानियां झलक रही थीं। माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे कोई दर्द छुपा रहे थे। कुछ पल तो वो उसे देखता ही रहा। फिर जब उसकी नज़र उसके माथे से बह रहे खून पर गई, तब उसे एहसास हुआ कि लड़की के केवल चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि शरीर पर भी कई चोटों के निशान थे। खून की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिर रही थीं। उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में उठाकर फुर्ती से गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। शख्स की नज़र बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे जा रही थी। न जाने क्यों, पर उस लड़की को तकलीफ में देखकर कुछ था उसके दिल में जो दुख रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। करीब 20-25 मिनट के बाद उसकी गाड़ी मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ केयर के सामने आकर रुकती है। इस हॉस्पिटल में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स काम करते थे। हॉस्पिटल की फीस अफोर्ड कर पाना किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। वो शख्स तेजी से गाड़ी से बाहर आया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगा। उस आदमी को देखते ही हॉस्पिटल के गार्ड ने कुर्सी से उठकर विश किया। उस शख्स ने बिना ध्यान दिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल स्टाफ उसे देखकर शॉक हो जाता है, जैसे न जाने कौन सा अजूबा देख लिया हो। पर उस आदमी ने बिना किसी पर ध्यान दिए लड़की को सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गया। इमरजेंसी वार्ड में 2 जूनियर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर उस आदमी के पास गया और कहा, गुड इवनिंग डॉक्टर सिंघानी, सब ठीक तो है? और ये लड़की कौन है? डॉक्टर सिंघानी ने गुस्से में बोला, इट्स नॉट द राइट टाइम डैम इट, एडमिट हर फास्ट। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर मीरा गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड हैं। थोड़ी देर में एक 26-27 साल की लड़की वार्ड में आई, देखने में सिंपल पर फिर भी खूबसूरत। उसने आते ही डॉक्टर सिंघानी को ग्रीट किया। गुड इवनिंग डॉक्टर सिंघानी, व्हाट हैपेंड?
डॉक्टर सिंघानी ने कहा, डॉक्टर मीरा, चेक द पेशेंट इमीडिएटली। डॉक्टर सिंघानी का परेशान चेहरा देखती रह जाती हैं और उन्हें वार्ड से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती हैं। डॉक्टर सिंघानी ने पलटकर लड़की को देखा और वार्ड के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उनकी परेशानी और डर बढ़ता जा रहा था। न जाने क्यों, पर उस लड़की के साथ उनको कनेक्शन सा फील हो रहा था। ये हैं डॉक्टर विक्रम सिंघानी, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और इस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की HOD। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मीरा इमरजेंसी वार्ड से बाहर आईं। उनको आते देख डॉक्टर सिंघानी, जो न जाने कितनी देर से बेचैनी से इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे को टकटकी लगाए देख रहे थे, खड़े हुए और उनके पास आकर पूछा, डॉक्टर मीरा, क्या वो ठीक है? कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं? बोलिए। डॉक्टर मीरा उन्हें हैरान होकर देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर सिंघानी कभी किसी की परवाह नहीं करते थे और ना तो हॉस्पिटल में कभी किसी ने उनकी फैमिली के बारे में सुना था। सबको बस इतना पता था वो अकेले हैं, ना ज्यादा बोलते थे और नेचर से बहुत स्ट्रिक्ट। उन्हें सिर्फ ऑर्डर देना आता था और लोग उनके ऑर्डर फॉलो करते थे। आज पहली बार डॉक्टर मीरा ने उनके मुंह से इतने सारे शब्द एक साथ सुने थे, वो भी किसी की चिंता और फिक्र में। डॉक्टर मीरा उन्हें शांत करते हुए बोली, डॉक्टर सिंघानी, उस लड़की की हालत ठीक नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान हैं, जैसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया हो, पीटा और शायद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, या शायद जबरदस्ती हुई भी है। अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, पर हाँ, उसे बहुत मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। हाँ, और एक बात, उसकी पूरी बॉडी पर सिगरेट और हाथों की कलाइयाँ और पैरों पर रस्सियों के निशान हैं। न जाने कब से उसे बांध के रखा गया हो, और वक्त पर खाना ना देने के कारण भी कमजोरी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी रिकवर करेगी। आप उसकी फैमिली में से किसी को बुला लीजिए, शायद उसको अब कोई अपना ही संभाल सकता है। मुझे लगता है आपको पुलिस को भी कॉल कर देना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है उसके बाद पुलिस केस तो बनता ही है। और हाँ डॉक्टर, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। ये सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। न जाने क्यों ये सब सुनते वक्त उनके दिल में दर्द हो रहा था। उस लड़की की जगह खुद को महसूस कर रहे थे, जैसे न जाने चोट उसे नहीं बल्कि उन्हें लगी हो। जब डॉक्टर मीरा ने कहा उसके साथ शायद जबरदस्ती हुई है, तब उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत सब साथ में आ गया। डॉक्टर सिंघानी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप प्लीज़ उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। आप उसके लिए एक पर्सनल नर्स अपॉइंट कर दीजिए और जैसे ही उसे होश आता है मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड डॉक्टर मीरा? हाँ, वे सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं और डॉक्टर सिंघानी एक आखिरी दफा उस वार्ड को देखने के बाद अपने कैबिन में चले जाते हैं। इधर डॉक्टर मीरा जब अपने कैबिन में आती हैं तो देखती हैं एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। उस लड़के की उम्र भी कुछ 27 होगी, दिखने में बहुत हैंडसम। उसने डॉक्टर मीरा को देखा तो अपनी चेयर से उठता हुआ कहा, डॉक्टर मीरा, मैंने आपको एक पेशेंट की फाइल दी थी स्टडी के लिए। डॉक्टर मीरा, डॉक्टर विराज, आप ये फाइल वाइल छोड़िए। आपको पता है आज तो गजब हो गया। डॉक्टर विराज, क्यों मीरा, ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर मीरा, विराज, तुम्हें पता है आज डॉक्टर सिंघानी एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आए हैं। उसकी हालत बहुत सीरियस है। न जाने उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका डॉक्टर सिंघानी से रिलेशन क्या है। मैंने आज तक डॉक्टर सिंघानी को इतना घबराया और परेशान नहीं देखा किसी के लिए। डॉक्टर विराज, क्या? और तुम मुझे ये सब अब बता रही हो? डॉक्टर मीरा, सॉरी, पर मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आफ्टर ऑल तुम डॉक्टर सिंघानी के बेस्ट फ्रेंड हो और वैसे भी उनके बारे में तुमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। तुम जानते हो वो लड़की कौन है? डॉक्टर विराज, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले देखें ये मामला क्या है। न जाने कौन सी लड़की को उठा लाया है। इतना कहते ही डॉक्टर विराज डॉक्टर मीरा के कैबिन से निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर सिंघानी अपने कैबिन में अपनी चेयर पर आंखें बंद कर बैठे हुए थे। उनके दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। न जाने क्यों उनके जहन में बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। उसकी तड़प न जाने क्यों उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। डॉक्टर सिंघानी अपनी सोच में गुम थे कि अचानक उनके कैबिन का दरवाजा खुला और डॉक्टर विराज अंदर आए। डॉक्टर विराज, ये तुम किसे उठा कर ले आए हो विक्रम? डॉक्टर सिंघानी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है विराज। डॉक्टर विराज, देख विक्रम, तुझे पता भी है पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच गई है तेरे एक एक्शन के कारण। चारों तरफ सब बातें कर रहे हैं। डॉक्टर सिंघानी, और तुम्हें लगता है कि विक्रम सिंघानी को फर्क पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या कहे और सोच रहा है? डॉक्टर विराज, तुम समझ नहीं रहा है। और वो लड़की कौन है जिसे तू सड़क से उठा ले आया है? जितना मुझे पता है तेरी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं है, ना तेरी कोई बहन है, ना कोई गर्लफ्रेंड। और तूने मीरा को भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना किया। हमें पहले पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए था, उसे एडमिट करने से पहले। हमें उसके परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पता है। उसकी फैमिली हम पर किडनैपिंग का केस लगा सकती है। इन सब केसेस में बिना पुलिस कंप्लेंट की एडमिट करना इलीगल है, समझ यार। डॉक्टर सिंघानी, हो गया तेरा? तुझे पता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, वो लड़की,
वो लड़की क्या कर रखा है तूने? उसका कुछ नाम है। माना कि अभी हमें पता नहीं है, पर फिर भी गिव हर सम रिस्पेक्ट। डॉक्टर विराज, माना कि तुझे पुलिस और बाकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता दादा साहिब, पर अगर उन्हें पता चला ना तो उस लड़की को ऐसा गायब करवाएंगे कि तू कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। डॉक्टर सिंगानी, इतनी इजाजत तो मैंने उन्हें भी नहीं दी कि उसको आंख उठाकर भी देखे। गायब करवाना तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, अगर तुझे उनकी जी हुजूरी मेरे सामने करना है तो दरवाजा खुला है, तू जा सकता है। डॉक्टर विराज, और किस हक से तू ये सब कह रहा है? किस हक से जाएगा अपने खुद के पिता के खिलाफ? अभी कुछ समय पहले उससे मिला है, उसकी फैमिली भी होगी शायद, जो कब से उसे ढूंढ रही होगी। कितने परेशान होंगे वो लोग। कुछ तो सोच, मेरी बात मान और पुलिस कंप्लेंट कर दे। डॉक्टर सिंगानी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा, ये बात समझ ले। विराज और विक्रम अपनी बातों में बिजी थे कि तभी एक नर्स दरवाजा नॉक करके अंदर आई और कहा, सर, उस लड़की को होश आ गया है, जल्दी चलिए। नर्स ने जैसे ही कहा कि उस लड़की को होश आ गया है, विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर विराज और नर्स भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। डॉक्टर विक्रम वार्ड के गेट पर ठहर गए। सामने का नजारा दिल दहल देने वाला था। उस लड़की के एक हाथ में चाकू था और वो नस काटने की धमकी दे रही थी। हटो, दूर रहो, दूर दूर रहो मुझसे, जाने दो मुझे, जाने दो। देखो, मुझे छूना नहीं, मैं मार दूंगी खुद को। दूर रहो, जाओ, जाने दो मुझे। नर्स उस लड़की को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो किसी की सुन नहीं रही थी। उसने चाकू अपने हाथ की कलाई पर लगा रखा था और धीरे धीरे अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। अचानक से चक्कर आया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर विक्रम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डॉक्टर विक्रम ने उसे वापस से बेड पर लिटाया और उसका चेकअप करने लगे। लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कलाई से खून रीस रहा था। कट छोटा था, इसलिए बात इतनी खतरे की नहीं थी। उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। डॉक्टर विक्रम ने नर्स को कहा, मैंने कहा था ना एक नर्स 24 घंटे रहेगी, और डॉक्टर मीरा ने भी कहा था कि इसे होश 6 बजे के बाद आएगा, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? नर्स ने कहा, सर, हमने उन्हें हाई डोज ही दिया था, पर लगता है इन्हें काफ़ी टाइम से हाई डोज के ड्रग्स दिए गए हैं, इसीलिए इन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और जल्दी होश में आ गई। डॉक्टर विक्रम, ठीक है, अभी आप यहीं रुकेंगी जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। जैसे ही इन्हें होश आता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहते ही वार्ड से बाहर चले गए और डॉक्टर विराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर विक्रम के केबिन में आए और आते ही कहा, यार, लड़की तो बहुत मासूम है, उम्र भी कम है, न जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। डॉक्टर विक्रम, इसीलिए मैं पुलिस को कंप्लेन नहीं कर रहा। अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसके साथ जो भी हुआ हो, मैं नहीं चाहता पुलिस उसे और स्ट्रेस दे। डॉक्टर विराज, तू सही कह रहा है, पर तू ऐसे ही से अपने साथ जिंदगी भर तो नहीं रख सकता। और अभी तक तो दादा साहिब को पता नहीं चला, वरना अगर उन्हें पता चल जाए कि तू ऐसे किसी लड़की को उठाकर ले आया है तो न जाने क्या करेंगे। अगर इसकी कोई फैमिली नहीं भी है तो पुलिस को कांटेक्ट करेंगे, वो किसी अनाथाश्रम में डालेंगे। तुम उसे ऐसे तो नहीं रख सकता ना, कुछ तो सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर विक्रम, मुझे पता है क्या करना है, और तू बार बार दादा साहिब की धमकी क्यों दे रहा है? मैं डरता नहीं हूं उनसे। और हाँ, पुलिस को कब बुलाना है मुझे पता है। पहले उसे होश आने दे, शांति से थोड़ा रिकवर करने दे। ये क्या लगा रखा है? अपने पास नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। डॉक्टर विराज, तू कहना क्या चाहता है? डॉक्टर विक्रम, कुछ नहीं, तू छोड़ ये सब और अपने काम पर फोकस कर, मैं हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर विराज ने फिर कुछ कहना ठीक नहीं समझा और डॉक्टर विक्रम के केबिन से बाहर चले गए। वक्त बीतता गया पर उस लड़की को होश नहीं आया। डॉक्टर मीरा उस लड़की की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर विक्रम के केबिन में एंटर होती है। डॉक्टर विक्रम, जो सुबह से न जाने कितनी बेसब्री से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर मीरा को आते देख बिना कुछ बोले उनके हाथ से रिपोर्ट लेकर चेक करने लगते हैं। रिपोर्ट जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। आखिर में जब उन्होंने फाइल बंद की, उनके चेहरे पर एक तरफ दर्द था और दूसरी तरफ सुकून। दर्द उस लड़की की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा था और सुकून इस बात का था उस लड़की की इज्जत अभी भी कायम है। रिपोर्ट्स में लिखा था उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश तो कई बार की गई है, पर जबरदस्ती हुई नहीं है। डॉक्टर विक्रम, रिपोर्ट में साफ लिखा है उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस केस हम नहीं कर सकते। उसे अब तक होश आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? डॉक्टर मीरा, सर, नींद पूरी ना होने के कारण वो बहुत कमजोर है, इसीलिए अभी उसे एक नींद का इंजेक्शन दिया है। अब तो होश सुबह तक ही आ पाएगा, पर अगर... डॉक्टर विक्रम, अगर क्या? डॉक्टर मीरा, अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। वक्त बीतता जा रहा था। डॉक्टर विक्रम बेसब्री से उस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और देखते देखते रात भी इसी तरह निकल गई। सुबह की पहली किरण जब शीशे से छनकर उस लड़की के चेहरे पर आई, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो हॉस्पिटल वार्ड में है। पिछली बार जब उसे होश आया था तब उसे कुछ पता नहीं चला कि वो क्या कह रही है, क्या समय हुआ है, वो हॉस्पिटल में कैसे आई। उसने अपने आसपास देखा, एक नर्स सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। थोड़ी देर सीलिंग को देखते रहने के बाद वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। उसका हाथ साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ा और ग्लास टूटकर बिखर गया।
ग्लास टूटने की आवाज से जब नर्स का ध्यान उसकी तरफ गया, वो दौड़ के उसके पास आई और कहा, अरे बेटा, आराम से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं देती हूँ, तुम हिलो मत, आराम से बैठी रहो। नर्स ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। नर्स ने उसे एक ग्लास में पानी दिया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो लड़की डरकर पीछे होने लगी। नर्स ने उसे शांत कराया और बाहर जाकर वार्ड बॉय को डॉक्टर विक्रम को बुलाने के लिए बोला। इधर डॉक्टर विक्रम कल से घर नहीं गए थे। अपने केबिन में बैठकर किसी पेशेंट की फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। एक वार्ड बॉय परमिशन लेकर अंदर आता है और उन्हें बताता है कि लड़की को होश आ गया है। डॉक्टर विक्रम ने जैसे ही सुना, वो सब कुछ छोड़कर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे। एक बार फिर उनका दिल जोरों से धड़क उठा। वो जल्द से जल्द उस लड़की को देखना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसा लग रहा था। बहुत से सवाल थे उनके जहन में, पर जवाब सिर्फ उस लड़की के पास थे। जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो नजरें झुकाए बेड पर बैठी थी। नर्स न जाने कितने सवाल कर रही थी, वो किसी का जवाब नहीं दे रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर विक्रम न जाने कब तक गेट पर खड़े होकर उसे निहारते रहे, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, पर उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। डॉक्टर विक्रम ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही डॉक्टर विक्रम कमरे के एंटर हुए, उस लड़की ने पहली बार अपनी नजरें उठाकर देखा। डॉक्टर विक्रम धीरे धीरे उसके पास गए, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्होंने नर्स से पूछा, कब होश आया इन्हें? नर्स, सर, अभी कुछ देर पहले, पर कुछ बोल ही नहीं रही हैं, न कुछ रिएक्ट कर रही हैं। डॉक्टर विक्रम उस लड़की के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? लड़की एक बार फिर नजर उठाकर उन्हें देखती है, पर कुछ नहीं कहती है। सब लोग नोटिस कर रहे थे कि वो सिर्फ डॉक्टर विक्रम की बातों पर रिएक्ट कर रही, बाकी किसी की बातों पर नहीं। डॉक्टर विक्रम बहुत देर तक उसके जवाब का इंतजार करते रहे, पर वो शांति से खाली आंखों से उन्हें देखती रही। डॉक्टर विक्रम समझ गए कि शायद अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने उससे बिना कोई सवाल किए नर्स से कहा, आप इन्हें कुछ खिला दीजिए और दवाइयां देकर सुला दीजिएगा। शी नीड्स रेस्ट। मैं बाद में आकर देखता हूँ। और हाँ, कोई ना कोई प्लीज इनके पास रहे, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। इतना कहकर एक बार फिर उस लड़की पर नजर डालकर वो वार्ड से बाहर चले गए। उसके सवालों को अभी भी कोई जवाब नहीं मिला था, पर दिल में सुकून था। कम से कम उसे होश तो आ गया। जैसे ही डॉक्टर विक्रम वार्ड से बाहर निकले, पीछे से नर्स ने आवाज देकर रोका और उसके पास आकर कहा, सर, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? डॉक्टर विक्रम हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी। नर्स, सर, मैं सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही आपने उससे सवाल किया, उसने आपको देखा, रिएक्ट किया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है अगर उसे नॉर्मल कोई कर सकता है तो आप ही हैं। डॉक्टर विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चले गए। उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, उसके सिवा। डॉक्टर विक्रम वापस अपने केबिन की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही एक वार्ड बॉय मिला और उसने कहा, सर, वो एक इमरजेंसी केस आ गया है, प्लीज़ जल्दी चलिए। डॉक्टर विक्रम बिना देरी किए सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ गए और करीब 3 घंटे के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उसके चेहरे पर थकान थी, पर एक सुकून भी। एक और जिंदगी बच गई। वो वापस अपनी केबिन की तरह निकल ही रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें वो नर्स दिखाई दी जो उस लड़की के लिए ही अपॉइंट की गई थी। उसे देखकर डॉक्टर विक्रम वहीं रुक गए और वो नर्स उसके पास आई और उसने कहा, सर, वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। हम बहुत देर से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खाना तो दूर हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इमरजेंसी वार्ड की तरफ चले गए जहां वो लड़की थी। जैसे ही डॉक्टर विक्रम उस रूम में आए, उस लड़की ने एक बार फिर नजर उठाकर उन्हें देखा, पर इस बार उसने अपनी नजरें फेरी नहीं, वो बस उन्हें देखती रही। डॉक्टर विक्रम उसके पास आए और कहा, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखती रही। विक्रम समझ गए थे कि वो कुछ नहीं कहने वाली, तो उन्होंने साइड में रखी खिचड़ी की प्लेट उठाई और एक चम्मच उसके मुंह के पास ले गए। लड़की ने फिर से अपनी नजरें उठाई और धीरे से अपना मुंह खोला। डॉक्टर विक्रम ने उसे खिलाया। पास बैठी वो नर्स कब से ये देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कितने दिनों बाद उस लड़की ने कुछ खाया था। डॉक्टर विक्रम ने उसे दवाइयां दी और उसे सुला भी दिया। इस बीच दोनों खामोश थे, पर फिर भी कुछ बातें तो हुई थीं, शायद आंखों के जरिए। डॉक्टर विक्रम उस नर्स के पास आए और कहा, आपको उसके खाने का और बाकी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे खाना और दवाइयाँ दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। नर्स बस उन्हें देखती रह गई। इतने सालों में पहली बार उसने डॉक्टर विक्रम को किसी की फिक्र करते हुए देखा था। डॉक्टर विक्रम जब अपने केबिन में आए तो डॉक्टर विराज उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विराज ने कहा, और कब तक तू उस लड़की को अपने पास रखने वाला है? डॉक्टर विक्रम, पता नहीं, शायद हमेशा। डॉक्टर विराज, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही होगी, और अगर दादा साहिब को पता चल गया तो तू जानता है क्या हो सकता है। डॉक्टर विक्रम,
नहीं, मैं नहीं जानता, तू ही बता दे, मैं भी तो सुनूं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर विराज, तू समझ नहीं रहा है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो इस लड़की को भी कुछ कर सकते हैं। इस लड़की से तेरा कोई रिलेशन नहीं है। तू समझ में क्या कह रहा हूँ? लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। बिना इसे जाने इतना कुछ कर रहा है। डॉक्टर विक्रम, तुझे लगता है वो कुछ करेंगे और मैं करने दूंगा? मुझे लगता है तू भूल गया कि मैं हूं कौन। एक डॉक्टर के अलावा भी मेरी पहचान है और वो मेरे ही बाप हैं। उनसे 2 कदम आगे रहना आता है मुझे। डॉक्टर विराज, अच्छा माना कि दादा साहिब को तू संभाल लेगा, लेकिन इस लड़की की भी कोई फैमिली तो होगी। डॉक्टर विक्रम, मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की है। मुझे लगता है उसकी कोई फैमिली नहीं है, और अगर है भी तो कोई फिक्र नहीं है। कोई भी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाने आया। उसकी हालत देखी तूने? मैं फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और रही बात कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, तो मैं देख लूंगा। और अगर फैमिली सही नहीं है तो मैं उसके पास तो नहीं जाने दूंगा। आई डोंट केयर। डॉक्टर विराज, इट्स इलीगल। डॉक्टर विक्रम, मेरे लिए सब लीगल है, समझा? और मुझे लगता है तू बहुत फ्री है, तभी तो यहाँ घूम रहा है। जाकर अपना काम कर, मेरे काम में मत पड़। डॉक्टर विराज, मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है। एक और प्रॉब्लम को इनवाइट मत कर। डॉक्टर विक्रम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर विराज, वो क्या? डॉक्टर विक्रम, रहने दे, तू नहीं समझेगा। डॉक्टर विराज, तू उसे बिना किसी रिश्ते के तो नहीं रख सकता। किसी एनजीओ में शायद ठीक भी रहे, पर डॉक्टर विक्रम, ठीक है, तो मैं उसे कहीं और रख लूंगा, किसी फ्लैट में। मेरे पास बहुत सारे हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात रिश्ते की, तो मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है कि उसके साथ रहने के लिए मुझे किसी रिश्ते की जरूरत है। डॉक्टर विराज, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? ये समाज देखेगा, तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन वो एक लड़की है, उससे 10 लोग सवाल करेंगे। अभी वो बहुत छोटी है, 18 साल की भी नहीं होगी। जब समझदार हो जाएगी, उसके बाद उसे किसी और के साथ जाना हो तो तू क्या करेगा? डॉक्टर विक्रम, तो तू बता क्या करूं? उसे छोड़ दूं ऐसे अकेले? आई एम सॉरी, मुझसे तो नहीं होगा। डॉक्टर विराज, एक तरीका है मेरे पास, पर डॉक्टर विक्रम, क्या? डॉक्टर विराज, पहले मेरी पूरी बात सुन, उसके बाद कुछ कहना। डॉक्टर विक्रम, बोल, सुन रहा हूं मैं, बस कुछ सेंसिबल बोलना। डॉक्टर विराज, शादी कर ले उससे। डॉक्टर विक्रम, मैंने कहा था कुछ सेंसिबल बोलना। वो 11 साल छोटी है मुझसे, और तू जानता है मैं कभी किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उससे तो बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी है। डॉक्टर विराज, इसमें खराबी ही क्या है? उम्र का फासला होना इतनी बड़ी बात नहीं है। तू उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है। मैंने देखा है जब तू उसके आसपास होता है तो वो रिएक्ट करती है। मेरी बात समझने की कोशिश कर, और माना रिश्ता जिम्मेदारी का है, पर रिश्ता प्यार से शुरू हो, जरूरी तो नहीं। तूने ही तो कहा था तुझे कभी शादी नहीं करनी, तो बस जिंदगी भर जिम्मेदारी का रिश्ता समझकर निभाते रहना, या फिर हमें उसे किसी एनजीओ में भेजना होगा। फैसला तेरा है। डॉक्टर विक्रम, नहीं, मैं उसे किसी के भी साथ नहीं भेजूंगा, चाहे जो करना पड़ेगा। डॉक्टर विराज, तो फिर बस एक यही तरीका है, और क्या पता कब तुझे अपने से 11 साल छोटी लड़की से प्यार हो जाए, भगवान जाने। इतना कहते ही वो मुस्कुराते हुए विक्रम के कैबिन से चले गए और छोड़ गए विक्रम को एक कश्मकश में। 2 दिन बाद 2 दिन यूं ही बीत गए। विक्रम अभी भी विराज की बातों में कहीं उलझे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर विराज की बातें सेंसिबल तो थीं, उस लड़की को बचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर दादा साहेब अपनी करने पर आ गए तो उस लड़की को बचाना मुश्किल हो सकता था। उन्होंने उस लड़की के घर वालों के बारे में पता लगाने की भी बहुत कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं लगा। विक्रम उसकी दवाइयों और खाने पीने का ध्यान रखते थे, अपने हाथों से उसे तीनों टाइम का खाना भी खिलाते थे। इसी बीच उन्होंने बहुत बार कोशिश की उससे कुछ बात करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा। पर पिछली रात विक्रम 2 दिन बाद अपने घर गए थे, क्योंकि उसके घर से लगातार फोन आ रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी को शक हो, इसीलिए वो घर चले गए। आज सुबह जब वो वापस हॉस्पिटल आए तो बाहर उन्होंने कुछ आदमियों को देखा। पहनावे से वो गुंडे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। उनमें से एक आदमी ने फोन पर कहा, राका भाई, हर जगह तो उस लड़की को देख चुके हैं, क्या पता वो मरवर गई हो। राका, शुभ शुभ बोलो, तुम्हें पता है ना मालिक के लिए लड़की कितनी जरूरी है। अगर उन्हें पता चला कि उसे एक खरोच भी आई है तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। रही बात उसके मरने की, तो वो जिंदा है, क्योंकि अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली है। हर हॉस्पिटल में पता कर, समझ राका भाई, हर हॉस्पिटल में देख चुके हैं, बस एक यही बचा है। और वैसे भी वो 17 साल की छोकरी कहाँ तक भागेगी, आखिर एक दिन तो हाथ आ ही जाएगी। राका, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना, उतना ही दिमाग चलाओ और ढूंढो उसे। जिंदगी भर का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर मालिक को पता चला कि वो भाग गई है तो वो क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों गुंडे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था और शायद समझ भी चुका था। दोनों गुंडे रिसेप्शन पर गए और वहां पर बैठी नर्स से सवाल करने लगे। डॉक्टर विक्रम ने नर्स को कुछ इशारे किए और वो समझ गई और कुछ भी बताने से मना कर दिया। मजबूरी में उन गुंडों को वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही विक्रम नर्स के पास गए और पूछा, व्हाट आर दे आस्किंग।
नर्स अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, नथिंग सर, बस पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। कोई 17-18 साल की लड़की हाल ही में एडमिट हुई है क्या? विक्रम, ओके, बट मेक श्योर दैट दे डोंट फाइंड आउट एनीथिंग एंड नेक्स्ट टाइम इफ दे कम इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। इफ दे विल कम बैक डोंट यू डेयर टू इन्फॉर्म देम एनीथिंग एंड कॉल मी इमीडिएटली। नर्स, यस सर। विक्रम बिना उसे कोई जवाब दिए इमरजेंसी वार्ड की तरफ चले गए। 12 घंटों से उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा था। जब कमरे में आए तो कमरा एकदम खाली था। हॉस्पिटल बेड पर वो लड़की नहीं थी और वार्ड में कोई अटेंडेंट भी नहीं था। विक्रम की सांसें ही रुक गईं। उन्होंने चिल्लाकर नर्स को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर तुरंत कमरे में आए और कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिंगानी। विक्रम ने चिल्लाते हुए पूछा, वेयर द हेल इज शी? नर्स घबराकर बोली, सर वो। विक्रम को और बेचैनी होने लगी। वो उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और वो लड़की बाहर निकली। उसे देखकर विक्रम के दिल को चैन आया। नर्स ने लड़की को देखकर कहा, सर, मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। विक्रम, रुकिए, आज ही ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करेंगी। नर्स, तो कहाँ करेंगी? विक्रम, आज आप इनका खाना हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में लगाइए। आप इन्हें लेकर गार्डन में पहुंचिए, मैं आता हूँ। नर्स उस लड़की का हाथ पकड़कर ले जाने लगी तो उस लड़की ने जल्दी से विक्रम की शर्ट पकड़ ली। विक्रम नर्स से कहते हैं, एक काम कीजिए, आप खाना लेकर आइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। विक्रम आगे आगे चलने लगे और वो लड़की उनका कोट पकड़े पीछे चलने लगी। हॉस्पिटल गार्डन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वो दोनों गार्डन में एक रखी बेंच पर बैठ गए। विक्रम ने कहा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर विक्रम ने फिर सवाल किया, आपका नाम क्या है? आपकी फैमिली में से कोई है जिससे हम संपर्क कर सकें? आपकी ठीक होने की खबर भी तो देनी है। विक्रम ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, देखिए, अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं। कल तक हम आपको डिस्चार्ज भी दे देंगे। बिना बाकी जानकारी के हम आपको यहाँ ज़्यादा दिन तो रख नहीं सकते। हॉस्पिटल फीस भी आपको खुद ही पे करनी है। पुलिस को भी शायद इन्फॉर्म करना पड़े। पुलिस का नाम सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर डर की लकीरें दिखाई देने लगीं, जो विक्रम से छिप ना सकीं। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए पलटे और कुछ 2 कदम ही चले होंगे कि उसके कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गईं। चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। आरवी नाम है हमारा। आरवी नाम सुनकर विक्रम के दिल को ठंडक सी मिली। विक्रम फिर से उस लड़की की तरफ पलटे और पूछा, आपकी फैमिली में कोई है जिससे हम इन्फॉर्म कर सकें? आरवी, नहीं, आप समझ लीजिए कि हम अनाथ हैं और इससे ज्यादा हम आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। पर हाँ, अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। हम आपके पैसे कैसे न कैसे करके वापस कर देंगे। इतना कहकर फिर चुप हो गई और इतने में नर्स आ गई जिसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने विक्रम से कहा, सर, डॉक्टर विराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप चले जाएं, इन्हें मैं नाश्ता करवा दूंगी। डॉक्टर विराज विक्रम से पूछते हैं, तो क्या सोचा है? डॉक्टर मीरा बता रही थी कल तक उस लड़की को डिस्चार्ज मिल जाएगा। विक्रम, आरवी, विराज, मतलब? विक्रम, आरवी नाम है उसका। विराज, तुझे कैसे पता? विक्रम, उसने खुद बताया। विराज, थोड़ा खुशी से, मतलब उसने तुझसे बात की? विक्रम, हाँ, पर केवल नाम बताया और उसकी फैमिली में कोई नहीं है। विराज, वैसे आरवी नाम तो बहुत खूबसूरत है। विक्रम धीरे से, हाँ बिल्कुल, उसकी तरह। विराज, कुछ कहा तूने? विक्रम, कुछ सुना तूने? विराज, नहीं। विक्रम, तो बस कुछ नहीं कहा। विराज, ये सब छोड़, अब बता करना क्या है? विक्रम, कुछ नहीं करना, वो मेरे साथ रहेगी, मेरे घर। विराज, और तुझे लगता है कि दादा साहिब बिना किसी रिश्ते के रहने देंगे? विक्रम, मैंने कब कहा वो बिना किसी रिश्ते के रहेगी? विराज, मतलब? विक्रम, मतलब वो घर में मेरी बीवी बनकर रहेगी, यानी आरवी विक्रम सिंगानी। विक्रम, खुशी से, इसका मतलब तू मान गया? विक्रम, एक काम कर, एक वकील और पंडित दोनों का कल तक इंतजाम कर, मैं कल ही उससे शादी करूंगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स का भी संभाल लेना, मुझे नहीं लगता उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। विराज, ओके, बट उससे पूछा? विक्रम, अभी तक तो नहीं, पर वो मैं हैंडल कर लूंगा। विराज, ओके बोलकर जाने लगता है, फिर कुछ सोचकर पीछे पलटकर शरारती ढंग से कहता है, वैसे भाभी खूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। विक्रम मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता है। विराज की जाने के बाद विक्रम अपनी एक इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए चले जाते हैं और शाम को जब वापस आए तो विराज उसके कैबिन में इंतजार कर रहा था। विराज, कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रहा हूँ, ऑपरेशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। विक्रम, हाँ, डॉक्टर मीरा से आरवी की कंडीशन के बारे में जानने गया था। उन्होंने कहा कि कल डिस्चार्ज तो हो जाएगा, पर मेंटली अभी भी काफी कमजोर है। विराज, सही कहा, बहुत छोटी है और न जाने क्या क्या हुआ है उसके साथ। आरवी को प्यार की जरूरत है। विक्रम, दैट्स ग्रेट विराज, तूने बात की उससे? विक्रम, नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। खैर, तू चिंता मत कर, मैं हैंडल कर लूंगा। विराज, ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टू बी वाइफ।
विराज के जाने के बाद विक्रम अपनी सीट पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा कि कैसे वो आरवी को इस शादी के लिए मनाए। बहुत देर तक सोचने के बाद इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ा। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही विक्रम के कदम दरवाजे पर ही रुक गए और वो एक टक अंदर लेटी आरवी को देखने लगा, जो न जाने किन ख्यालों में एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं, ना दर्द, ना परेशानी, ना काच। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें तो चल रही हैं, पर जीने की वजह तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उस मासूम सी गुड़िया को देखते हुए वो खुद से कहते हैं, जानते हैं आपके साथ बहुत कुछ हुआ है और शायद एक ज्यादती आज हम आपके साथ और करने जा रहे हैं, पर क्या करें, कोई और रास्ता ही नहीं है। पर वादा करते हैं आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे, हर वक्त आपकी हिफाजत करेंगे। शायद कभी आपसे प्यार न कर पाएं, पर दुनिया की सारी खुशियां हम आपको देंगे। न जाने क्यों आपकी परवाह और फिक्र करने को इस दिल ने हमें मजबूर कर दिया है। जिन जज्बातों का गला हमने बहुत पहले खुद ने ही घोंटा था, आज आपके लिए फिर जिंदा हो चुके हैं। विक्रम आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल होता है और आरवी के पास जाकर वहीं लगे स्टूल पर बैठ जाता है। पर आरवी अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई कब से उसे ताक रहा है और अब तो उसके पास ही आकर बैठ चुका है। जब विक्रम को लगा कि शायद आरवी का ध्यान ही नहीं है, तो उसने खुद ही बात की शुरुआत की। कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? अचानक से इस सवाल से आरवी का ध्यान सीलिंग से हटकर बगल में बैठे विक्रम पर गया। जी, अब बेहतर है, विक्रम मुस्कुराकर कहता है। सुनकर अच्छा लगा। आपने डिनर किया? आरवी कहती है। जी। विक्रम बिना उससे नजर हटाए कहता है, वैसे कल आपका डिस्चार्ज है और आपकी फैमिली में भी कोई नहीं है, तो आपने सोचा है कि आप कहाँ जाएंगी और हॉस्पिटल की फीस कौन पे करेगा? आरवी सिर ऊपर उठाकर कहती है, पता नहीं, पर आप मुझे कुछ दिन दे दो, मैं फीस सबमिट कर दूंगी। विक्रम कुछ सोचते हुए आगे कहता है, एक बात और, कल कुछ लोग किसी को ढूंढने आए थे, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको ही ढूंढ रहे हों। आप जानती हैं इस बारे में कुछ? विक्रम की इस बात से आरवी के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे। एकदम से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, चेहरा पूरा पसीने से भीग गया था। उसे देखकर उसके खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। डॉक्टर विक्रम ने जल्दी से उसे पानी का ग्लास थमाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। डर के मारे ग्लास भी नहीं पकड़ पा रही थी। विक्रम ने खुद उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और उसे शांत किया। फिर भी जब वो शांत नहीं हुई तो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, जिससे वो धीरे धीरे थोड़ी देर में नॉर्मल होने लगी। उसकी ये हालत देखकर विक्रम ने उससे कहा, क्या हुआ, एकदम से आप पैनिक क्यों होने लगी? आरवी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी घबरा रही थी। विक्रम ने आगे कहा, मुझे अंदाजा तो नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, पर इतना जानता हूं कुछ बहुत खौफनाक है जिससे आप गुजरी हैं, और आपकी ये हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो लोग जरूर आपको ही ढूंढते हुए आए थे, शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं और शायद एक दिन आपको ढूंढ लेंगे। इस बार तो हमने आपको बचा लिया, पर बाद में कौन बचा पाएगा? क्या करेंगी आप अकेले? आपकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। देखिए, मैं जो आगे कहने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर इसमें आपका ही फायदा है। आप चाहें तो मेरे घर में रह सकती हैं, पर एक शर्त है। आरवी उसे देखने लगी। जब विक्रम ने आरवी को बात ध्यान से सुनते समझते देखा तो आगे कहा, देखिए, मैं आपको अपने घर बिना किसी रिश्ते के नहीं रख सकता, और क्योंकि इस केस में पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया है, आगे चलकर अगर वो लोग मुझसे आपको लेने आ गए तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरी कुछ लगती ही नहीं है। अगर बात पैसे और पावर की होती तो शायद मैं कुछ कर भी लेता, पर कहीं ना कहीं बात आपके कैरेक्टर पर आ सकती है, इसीलिए मेरे पास एक सल्यूशन है। आरवी फुसफुसाती है, कैसा सल्यूशन? विक्रम ने थोड़ा रुककर कहा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। विक्रम के ये कहते ही आरवी शॉक हो गई। उसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि विक्रम कुछ ऐसा कहेगा। वो कैसे उससे शादी कर सकती है? आरवी तो उसे जानती भी नहीं है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? अगर उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया तो वो क्या करेगी? कितनी मुश्किल से तो वो भागी है, दोबारा उसी कैद में तो नहीं जा सकती। न जाने क्या उसके जहन में चल रहा था। विक्रम उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने कहा, देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या सोच रही होंगी, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप मेरे पास रहेंगी तो महफूज भी रहेंगी और खुश भी। मैं आपकी हिफाजत भी कर पाऊंगा और मेरे घर में बहुत लोग हैं, तो आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आप वक्त लीजिए और कल सुबह तक सोचकर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, प्लीज़ टेक केयर। इतना कहकर विक्रम जाने के लिए उठा। वो अभी 2 कदम चला ही था कि उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आई, जिसे सुनकर विक्रम की आंखें अपने आप बंद हो गई और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आरवी ने कहा, हम तैयार हैं। आरवी का ये कहना विक्रम को न जाने कितनी खुशी दे गया। आज उसे ऐसा लगा जैसे वो मुकम्मल हो गया। आरवी ने उसे जिंदगी जीने की वजह दे दी थी। विक्रम ने बिना पलटे कहा, कल दोपहर के बाद हमारी शादी है, तैयार रहिएगा। इतना कहते ही वो बिना कुछ सुने वहां से चला गया। आरवी अपने ही ख्यालों में गुम थी।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि न जाने क्यों दिल के हाथों मजबूर होकर उसने इतने बड़े फैसले के लिए हाँ कह दी। वो तो विक्रम को ठीक से जानती भी नहीं थी। अपने अपनों से इतने धोखे खाने के बाद आज वो जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी है कि किसी अनजान पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। अब एक दफ़ा किसी अजनबी पर भी भरोसा करने का दिल कर रहा था। उसको बहुत देर तक इसी उधेड़-बुन में कब वो नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद खबर न हुई। दूसरी तरफ जब से डॉक्टर विक्रम ने आरवी की हाँ सुनी है, उसके चेहरे की तो मुस्कान जाने का ही नाम नहीं ले रही। न जाने कितने लोगों को आज उन्होंने हैरत अंगेज कर रखा था। आखिर जिन डॉक्टर साहब के चेहरे पर कभी किसी ने कोई भाव नहीं देखा, आज उस पर एक दिलकश मुस्कान जो थी। अगली सुबह आज विक्रम अपने वक्त से पहले ही हॉस्पिटल आ गए थे, पर वो एक बार भी आरवी से मिलने नहीं गए। उसके मन में खौफ था कि कहीं वो मना न कर दे। वो पेशेंट्स को चेक कर अपने केबिन में आया ही था कि पीछे से डॉक्टर मीरा कुछ फाइल्स के साथ उसके केबिन में आई और कहा, सर आज आरवी का डिस्चार्ज करना है, पर हॉस्पिटल के सारे फॉर्म्स अभी भी इनकम्प्लीट हैं और उसकी तो फैमिली भी नहीं आई, फिर कैसे? विक्रम, डोंट वरी, शाम तक उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी फैमिली भी आ जाएगी। मीरा, पर सर अभी तक तो एक भी बार उसकी फैमिली में से कोई नहीं आया, फिर अचानक? विक्रम मुस्कुराते हुए, अब तक नहीं आई पर अब आएगी, आप फिक्र न करें। मीरा को उनकी बात कुछ समझ तो नहीं आई, पर वो बस हाँ में हिलाकर वहां से चली गई। इमरजेंसी वार्ड। आरवी आज सुबह से दरवाजे को देखे जा रही थी। एक बार भी विक्रम आज उससे मिलने नहीं आया था। वैसे रोजाना वो सुबह का नाश्ता उसे खुद कराता था और अगर नाश्ता किसी वजह से ना करा पाए तो 1 या 2 बार उससे मिलने तो जरूर आता था, पर एक बार भी वो नहीं आया। इंतजार करते करते अब तो आरवी को अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी मुस्कुराते हुए नर्स उसके पास आई और उसे एक पेपर बैग थमाया और कहा, ये लो और फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें जाना है ना। आरवी को उनकी बात समझ नहीं आई। उसे कहाँ जाना है? क्या उसका डिस्चार्ज हो रहा है? पर वो तो शाम को होने वाला था। उसने पेपर बैग देखा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत पर सिंपल सा रेड अनारकली सूट था। वो कुछ पूछने को हुई पर तब तक नर्स वहां से चली गई थी। बहुत सारे सवालों के साथ उसने वो बैग उठाया और वॉशरूम में नहाने चली गई। करीब 20 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई। वो लाल रंग का सिंपल सा अनारकली सूट उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसकी लंबे सुनहरे बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। पानी की बूंदों के कारण अभी वो हल्के से गीले थे, जिन्हें वो तौलिया से सुखा रही थी। कानों में छोटी सी सोने की बालियां, जो वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब पहनी थी। ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें उतार दिया गया था, पर आज नर्स ने उसे वापस कर दी थी। वो बाल सुखाते सुखाते आकर पलंग पर बैठ गई। उसका पूरा ध्यान अपने बालों को सुखाने में था, इस बात से अनजान कि कोई उसे कितनी शिद्दत से देख रहा है। दरवाजे पर खड़ा विक्रम दीवार से टेक लगाकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। इस बात पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि कोई इतनी सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। वो सब कुछ भुलाकर बस उसकी मासूमियत का दीदार किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब आरवी को लगा कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है, तो उसने अपनी नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे वो दिखा जिसे देखने के लिए वो सुबह से बेचैन थी। अब जाकर उसकी नज़रों को एक सुकून मिला था। कुछ पल के लिए तो दोनों की ही नज़रें आपस में एक दूसरे पर ठहर गईं। कुछ क्षण बाद आरवी ने इन नज़रों के बंदिश को तोड़कर अपनी नज़रें उस पर से हटाईं और पलकें झुका लीं। उसके ये करते ही विक्रम होश में आया और उसकी तरह आते हुए कहा, आप तैयार हो गई? चलें, हमें चलना है, दोपहर के बाद ही शादी है। आरवी, आप पब जी आप मुझे लगा। विक्रम, क्या लगा कि मैं नहीं आऊँगा? आरवी, जी मतलब वो। विक्रम, अगर आप सोच रही हैं कि मैं वादे करके पीछे हटने वालों में से हूं तो शायद आप गलत हैं। आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थाम रहा हूं, बल्कि निभाने के लिए थाम रहा हूं। ये कहते हुए अपना हाथ आरवी की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर तक उसके हाथ को देखने के बाद आरवी भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। विक्रम उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहां उसकी ब्लैक चमचमाती कार खड़ी थी। उसका दरवाज़ा खोलकर पहले वो आरवी को बैठाता है, फिर उसकी सीट बेल्ट लगाकर खुद अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ गाड़ी घुमा देता है। रास्ते भर वो दोनों खामोश थे, किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आरवी का तो पूरा ध्यान गाड़ी के खिड़की से बाहर के नज़ारे देखने में था और विक्रम चाहकर भी आरवी पर से अपनी नज़रें नहीं हटाता रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो लोग मैरिज रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंच गए। विराज और विक्रम का असिस्टेंट रोहित उन्हीं का इंतजार कर रहा था। सब कुछ पहले से ही तैयार था। दोनों के वहां पहुंचते ही पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उन दोनों को बैठाया गया और पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और विक्रम ने पंडित जी के कहने पे आरवी की मांग में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। फिर दोनों की मैरिज रजिस्टर्ड की गई। क्योंकि आरवी की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती थी, पर विराज ने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उन सब में उसकी एज बढ़ा दी थी। विराज विक्रम के गले लगते हुए, कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, फाइनली यू गॉट मैरिड, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। विक्रम, थैंक यू।
रोहित, कंग्रेचुलेशंस सर एंड मैम। विक्रम, थैंक्स रोहित। विराज, कंग्रेचुलेशंस छोटी भाभी। मैं ना आपको छोटी भाभी ही कहकर बुलाने वाला हूँ, क्योंकि है ना आप रिश्ते में तो बड़ी हैं, पर वैसे तो आप बहुत छोटी है ना, इसलिए छोटी भाभी। क्यूट है ना, बिल्कुल आपकी तरह। आरवी तो बेचारी सदमे में ही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिर में उसने कुछ कहा ही नहीं, बस अपनी नजरें झुका ली। सब उसकी परेशानी समझ रहे थे, आखिर इतनी छोटी जो थी वो। माहौल को नॉर्मल करने के लिए विक्रम ने कहा, चलिए अब सब हॉस्पिटल चलते हैं, वहां की फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है, फिर घर भी तो जाना है। उसकी बात से सहमत होते हुए सब हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। विराज और रोहित दोनों एक कार में और विक्रम और आरवी एक कार में। जल्दी वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। विक्रम आरवी को वहीं नर्स के पास बिठाकर फॉर्मेलिटी पूरी करने गया, क्योंकि डॉक्टर मीरा ही आरवी की डॉक्टर थी, इसलिए सारी फॉर्मेलिटी उन्हीं को पूरी करनी थी। जब विक्रम उसके केबिन में गए तो उन्हें देखकर वो झट से खड़ी हो गई और कहा, गुड इवनिंग सर, आप यहाँ? एवरीथिंग इज ओके? विक्रम, यस डॉक्टर मीरा, एवरीथिंग इज फाइन। आई जस्ट केम हियर, यू नो दैट कैन वी डिस्चार्ज आरवी? जी डॉक्टर मीरा, सब ठीक है, मैं बस यही पूछने आया हूँ कि क्या हम आरवी को डिस्चार्ज कर सकते हैं? डॉक्टर मीरा, या सर, पर उनकी फैमिली तो आई नहीं अभी तक। विक्रम मुस्कुराते हुए, जी नहीं, उनकी फैमिली आ गई है, आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। डॉक्टर मीरा विक्रम को सारे फॉर्म्स दे देती हैं और विक्रम उन्हीं के सामने सारे फॉर्म फिल करने लगता है। ये देखकर मीरा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब विक्रम रिलेशन वाले कॉलम में खुद को आरवी का हस्बैंड लिखता है, ये देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चौंकते हुए सवाल करते हैं, सर, शी इज योर वाइफ? विक्रम, यस डॉक्टर मीरा, शी इज माई वाइफ एंड आई एम हर गार्जियन। मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब हम लोग चलते हैं। डॉक्टर मीरा बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इधर विक्रम वापस आरवी के पास आया और उसे चलने के लिए कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी, जिसे समझते हुए विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझ पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, मैं हूं आपके साथ। आरवी ने फिर एक बार उस पर भरोसा किया और चल पड़ी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। कहानी की शुरुआत करने से पहले सिंघानी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ये फैमिली हमारी इस कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही स्पेशल हैं हमारी इस कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघानी फैमिली मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पावरफुल फैमिली है। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, हर जगह इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। पर कभी भी इनकी फैमिली में से किसी भी शख्स ने कोई गलत काम नहीं किया। वजह है इनकी परवरिश और संस्कार। इस फैमिली में सबसे बड़े हैं गजेंद्र सिंघानी, एज 72, जिन्हें सब दादा साहिब कहकर बुलाते हैं। अपने वक्त के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ना कभी गलत करते हैं, ना कभी गलत बर्दाश्त करते हैं। अपने संस्कारों और परवरिश दोनों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से थोड़े गर्म दिमाग के जरूर हैं, पर क्या करें, हमारे हीरो के दादाजी जो हैं, गर्म दिमाग तो होना लाजमी है। घर में सभी इनकी बात मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनसे डर लगता है, पर इसलिए क्योंकि इनकी इज्जत करते हैं। इनके कोई भी फैसले कभी गलत होते ही नहीं हैं। उम्र का तजुर्बा जो ऐसा है। अब आते हैं नेक्स्ट मेंबर पर। दुर्गा देवी सिंघानी, एज 68, गजेंद्र सिंघानी यानी कि दादा साहिब की बेगम। इनके मिजाज बेहद सरल हैं, सबसे प्यार से बात करती हैं और सब में खुशियां बांटती हैं। अगर कोई है जो विक्रम के अलावा दादा साहिब से नहीं डरता तो ये एक ही है। अरे भाई, बीवी है, कुछ रौब तो बनता है। पूरे घर की भागदौड़ इन्हीं के हाथों में है, जिसे ये बहुत शिद्दत और प्यार से निभाती हैं। अपने घर में अपने बेटों और बहुओं को बहुत प्यार करती हैं और इनके परपोते और पोते पोतियों तो इनके जिगर के टुकड़े हैं। गजेंद्र जी के 2 बेटे हैं, छोटे बेटे कार्तिक सिंघानी, एज 49, और बड़े बेटे राजेंद्र सिंघानी, एज 54। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। छोटे बेटे कार्तिक सिंघानी की पत्नी सुमन सिंघानी, एज 42, और बड़े बेटे राजेंद्र सिंघानी की पत्नी विद्या सिंघानी, एज 50। विद्या जी और सुमन जी दोनों सगी बहनें थीं, उन्हें भी आपस में बहुत प्यार है। खुशाल और कार्तिक जी के 2 बच्चे हैं, खुशाल और खुशी, एज 20, दोनों ही जुड़वा हैं। खुशाल खुशी से 5 मिनट बड़ा है। जुड़वा होने के कारण ही दोनों पूरे टाइम आपस में बस लड़ते रहते हैं, पर उनमें प्यार भी बहुत है, जो घर वालों से छुपी भी नहीं है। पर छोटे होने के कारण वे शैतानियां भी खूब करते हैं। राजेंद्र सिंघानी और विद्या जी के भी 2 बेटे हैं। बड़े बेटे आरव सिंघानी, उम्र 34, और छोटे बेटे हमारे डॉक्टर साहिब यानी कि विक्रम सिंघानी, एज 28 है। और आरव की वाइफ विनीता सिंघानी, एज 30। दोनों का एक प्यारा सा 5 साल का बेटा भी है, जिसका नाम है रेयांश सिंघानी। ये घर में सबकी जान है। सबसे छोटे होने के कारण सभी बहुत प्यार करते हैं और इनकी हर जिद पूरी भी की जाती है। घर में सभी में आपस में बहुत प्यार है और इनका परिवार एक सभ्य परिवार की मिसाल कायम करता है। घर का बड़े बेटे होने के कारण आरव फैमिली बिजनेस ही संभालता है। राजेंद्र जी और कार्तिक जी भी उसी की मदद करते हैं। खुशी और खुशाल भी अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं। बाबा साहब अब इन सब चीज़ों से रिटायर हो चुके हैं, तो वो अपनी रिटायरमेंट का लुत्फ उठाते हैं।
घर में सब कुछ उसके हिसाब से ही चलता है, सिवाय एक शख्स को छोड़कर। वो है हमारे डॉक्टर साहब, यानी कि विक्रम सिंघानी। विक्रम और दादा साहब की कभी आपस में नहीं पटी। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट। दादा साहब चाहते थे कि विक्रम भी आरव के साथ बिजनेस संभाले, पर उन्हें ये नहीं पता था कि विक्रम सिंघानी वो शेर है जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीता है। उसकी आंखों में बगावत है और मन मर्जी उसका जुनून। अपनी 12th के बाद ही विक्रम ने AIPMT टॉप किया था और फिर इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद वो फौरन आगे की पढ़ाई के लिए चला गया और अभी 2 साल पहले ही वापस लौट कर आया है और आज इंडिया का यंगेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड कार्डियोलॉजिस्ट है। दादा साहब कभी नहीं चाहते थे कि विक्रम डॉक्टर बने, पर उनकी एक न चल पाई। आज भी विक्रम वही करता है जो उसे करना होता है। घर के सारे नियमों के परे वो खुद के नियम बनाकर चलता है, जिसे सबको मानना होता है, दादा साहब को भी। ऐसा नहीं है कि दादा पोते में प्यार नहीं है, बात बस इतनी है कि दोनों का ही गुरूर एक दूसरे के आगे झुकने को नागवारा है। विद्या जी को हमेशा विक्रम की चिंता रहती है। वो बाकी सबसे इतना अलग जो है, बचपन से ही गंभीर, कम बोलना, अपनी दिल की बात लोगों को ना बताना और खुद में ही रहना, यही खूबियां उसमें बचपन में भी नहीं था। अभी भी उम्र केवल 28 है और सोचने समझने की ताकत और तरीका किसी अव्वल नंबर के तजुर्बेदार इंसान की तरह है। विद्या जी बस इतना चाहती हैं कि विक्रम को कोई ऐसा हमसफर मिले जो उसे संभाले, उसका साथ दे। पर विक्रम तो शादी ना करने की जिद पकड़ बैठा है। तो ये थी हमारी सिंघानी फैमिली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनिए, जो बहुत ही जल्द लाएंगे। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।